Hello, friends. So, as we all know that every democratic nation has a constitution, and a constitution is nothing but it is some set of rules based on which the country is governed. Uh, you know that India is largest democracy of this world, and इंडिया के पास भी एक उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें उस समय वर्ल्ड के जो तमाम देश हैं वहाँ से कई सारी चीज़ें बोरो की गई थी, लेकिन ये बोरो करने के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में एक यूनिक है। एक इसका यूनिकनेस है, इसकी स्पिरिट, कंटेंट बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसको वर्ल्ड के अदर कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें देखेंगे, उसके जो सेलेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या वो चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड के अदर कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेट बनाती हैं। सो हियर वी हैव लिस्टेड दीज पॉइंट्स। It has been divided in 16 points, so we can see each and every points here in detail. So these points are: first is lengthiest written constitution that drawn from various sources, blend of rigidity and flexibility, federal system with unitary bias, parliamentary form of government, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy, integrated and independent judiciary, and along with this fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, a secular state, universal adult franchise, single citizenship, independent bodies, emergency provisions, and three-tier government. So these are few features which make Indian constitution different or different from world other constitutions. So we will see each and every point in detail. So now let's begin. We will see each and every point in detail one by one. So point number 1 is lengthiest written constitution. क्यों ऐसा है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली 1949 में बना था, यस ये 1949 में कंप्लीट हो गया था, इसको 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। आपको ये 26 जनवरी 1950 ही क्यों चूज किया गया था, इसके बारे में अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। सो ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें जो है प्रीएम्बल, इसके साथ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे, और करंटली इसमें प्रीएम्बल 450 आर्टिकल्स, 24 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल हैं। इसमें आप देखेंगे कि जब बना था उसमें और अभी में काफ़ी चेंजेज है। इसके लिए ये है कि अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पिछले 70 सालों में लगभग 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। और ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, इसके पीछे जो रीजन्स है वो हम देखते हैं, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले जो है जो जियोग्राफिकल फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया का जो एरिया है, जो टेरिटरी है, ये बहुत बड़ी है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हर जगह अच्छे से गवर्न करने के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ों को इंक्लूड करने के नाते जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा हो गया है। सेकेंड पॉइंट है वो हिस्टोरिकली है। हिस्टोरिकली एज यू नो दैट इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एंड जो वहाँ ब्रिटिश एम्पायर से जो रूल बनते थे उसके बेस पे इंडिया को गवर्न किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मैक्सिमम फीचर्स उसी एक्ट से लिए गए हैं, और वो एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा था, तो उससे कॉपी पेस्ट करने के बाद भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। थर्ड पॉइंट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर इन स्टेट, क्योंकि इंडिया में जो है स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर इंडिया लागू होता है, तो हर जगह की हर चीज़ को वैल्यू देने के नाते जो है सारी चीज़ें इंक्लूड करने के नाते इट बिकेम सो लेंथीएस्ट। एंड द लास्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उसमें जो है लीगल बैकग्राउंड से लॉयर वगैरह बहुत ज़्यादा लोग थे, जिन्होंने हर चीज़ को काफ़ी जो है एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके लिए ये काफ़ी हैवी हो गया है। सो नाउ द पॉइंट नंबर 2, इट हैज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। सो कौन कौन से वो सोर्सेज हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में हमने अभी बात किया।
उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या है, उसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर पॉलिटिकल पार्ट लार्जली फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे रूल कर रहा था, तो ऑब्वियसली जो पॉलिटी है वो उन्हीं के बेस पे चलेगी ज़्यादातर। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 42nd अमेंडमेंट में बाद में लिया गया, जो है इमरजेंसी के टाइम पे वो रसिया से लिया गया। USSR जो है वो रसिया का पुराना नाम है। एंड वेरियस अदर फीचर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैज़ बीन टेकन, लाइक कनाडा से कुछ चीज़ें ली गई, कुछ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। तो आप देख रहे हैं कि उस समय जो भी जिस देश में जो भी अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे यहाँ ज़रूरत थी, उसको उस समय कॉपी कर लिया गया था। इसके अलावा जो है अब जो पॉइंट नंबर 3 है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी क्या होती है कि कोई चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट हो कि उसको अमेंड करना बहुत मुश्किल हो, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कुछ भी अमेंड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज फॉर ईच एंड एवरीथिंग स्पेशल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। एंड फ्लेक्सिबल मीन्स कि कोई चीज़ ऐसी हो कि वो आप बहुत ईजिली उसको चेंज कर ले, जैसे कि ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है, दे कैन मेक एनी चेंज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी ईजिली। So in Indian constitution few features can be changed on very rigid manner, like special majority is required, ratification from states are required, and few things or many things can be changed very easily. Those are not very much important and not going to change any basic feature or basic structure of the constitution, that can be changed very easily. So Indian constitution gives a blend of rigidity and flexibility, ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? तो फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि टू गवर्नमेंट है इंडिया में, जो है स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, सेंटर अलग है, दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट रहती है, वो एक फेडरल फीचर है। फिर डिवीज़न ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेचर है उनके बीच में पावर का डिवीज़न है, क्लियर डिवीज़न है। एंड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखा हुआ है। एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, हर चीज़ के लिए रूल है और रूल बेस्ड सिस्टम है इंडिया में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, कुछ चीज़ों को अमेंड करना बहुत ही मुश्किल है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो इंडिया की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी चीज़ का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो लोग रूल को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, जैसा मेंशन है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। एंड दैट बाईकैमरलिज्म मीन्स कि 2 हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। कुछ स्टेट्स में भी बाईकैमरलिज्म है, लेकिन सेंटर में भी बाईकैमरलिज्म है। कौन कौन से स्टेट्स में बाईकैमरलिज्म है, अगर ये आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो नॉन फेडरल फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से हैं? तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, यस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर को काफ़ी ज़्यादा पावर दे के रखा है, जो उसको एक यूनिटरी की तरह ट्रीट करने लगता है अगर इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह होती है तो। और फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा हमने पहले बात किया अभी कि इंडिया में स्टेट्स के लिए भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है और सेंटर के लिए भी है। सिटीजनशिप भी एक है, आप इंडिया की सिटीजनशिप है, मतलब यू कैन लिव एनीवेयर इन द नेशन। आप चाहे आप यूपी में जाके रहिए या फिर महाराष्ट्र में रहिए या तमिलनाडु में रहिए, वहाँ पे दूसरे सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं है। जबकि यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप है और यूएस की जो यूएसए है उसकी अलग सिटीजनशिप है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है जैसी ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को ईज़िली मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मीन्स कि हम जो है लोअर कोर्ट से कोई चीज़ है वो मैटर को एकदम टॉप कोर्ट तक लेके जाते हैं, अगर हम सेटिस्फाई नहीं हुए जजमेंट से तो, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज़ ए इंटीग्रेशन। एंड कोई भी ऊपर से कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ अगर कुछ ऑर्डर्स पास करता है तो वो बाकी सब जगह इक्वली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि यूपीएससी है, वो जो है कंडक्ट करता है आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम, और उसके थ्रू जो लोग रिक्रूट होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सेंटर जो है स्टेट्स में पोस्ट करता है। और ये जो है एक यूनियन के ही वो रहते हैं, लेकिन स्टेट्स में उनकी पोस्टिंग होती है। तो दिस इज ऑल्सो ए नॉन फेडरल फीचर। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, हर स्टेट में जो है एक गवर्नर अपॉइंट होता है सेंटर के द्वारा, जो है स्टेट प्रॉपरली जो सेंटर की डायरेक्टिव्स हैं उसके बेस पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो
उसको मॉनिटर करते हैं, और समय समय पे सेंटर अगर कुछ डायरेक्टिव देता है तो उसको स्टेट में फॉलो करवाते हैं थ्रू चीफ मिनिस्टर्स। एंड इसके अलावा जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, लाइक कि स्टेट इमरजेंसी आई या फिर नेशनल इमरजेंसी आई, वो जो है वो भी एक यूनियन का प्रोविज़न होता है, नॉन फेडरल प्रोविज़न है। सो वी कैन सी हियर देयर टू वी कैन कंपेयर दैट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम थिंग्स which is related to federal features and there are things which is related to union feature. So based on these it can be said that India is a federal in form and unitary in spirit. क्यों? क्योंकि यूनियन को बहुत सारी ऐसी स्पेशल पावर्स दी जाती हैं जो कि टाइम पे जो है जो फेडरलिज्म है उसको एक तरह से उसकी पावर को कम कर देता है। So Indian system is also can be called as a quasi federal or cooperative federalism. And एक और चीज़ है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरेशन वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। जो आर्टिकल 1 है वो इंडिया इज़ डिफाइंड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मीन्स कि स्टेट्स जो है इंडिया एक यूनियन है स्टेट्स का। यहाँ पे स्टेट्स अपनी मर्जी से आके नहीं हैं मिले हुए हैं, जैसे कि यूएस में है स्टेट्स को ये पावर नहीं है कि वो कल को छोड़ के चले जाएं। यूएस में ऐसा है कि जो स्टेट्स हैं अगर वो यूनियन में नहीं रहना चाहते हैं तो दे कैन secede फ्रॉम यूनियन, बट इन इंडिया देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। सो बेस्ड ऑन दिस इट कैन बी सेड दैट इंडिया इज़ ए फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। एंड आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 5, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है वो जो है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है, उसमें जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो केवल सेंटर में ही नहीं बल्कि स्टेट्स में भी होता है। आप जानते हैं जो है कि हमारा अपर हाउस लोअर हाउस जो है एक पार्लियामेंट वो सेंटर में है, और सिमिलरली स्टेट्स में भी हमारी विधानसभा होती है। हर स्टेट्स की अपनी अपनी विधानसभाएं हैं जिसके इलेक्शन होते हैं। तो हियर आर फ्यू फीचर्स गिवन विच इज़ रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो लाइक ऑल दीज फीचर्स अवेलेबल इन इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। सो लाइक प्रेजेंस ऑफ nominal and real executive. So nominal executive like governor and real governor and president, these are nominal, and real executive like chief minister or that prime minister. एंड मेजॉरिटी पार्टी रूल हर 5 साल में इलेक्शन होता है, और जो सबसे ज़्यादा जिसको सीटें रहती हैं वो जो है रूलिंग करती है पार्टी। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी एक्ट के लिए लेजिस्लेचर में। उनका उत्तरदायित्व होता है कि अगर अपोजिशन वाले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको रिप्लाई करना होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है उसमें ऐसा नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसमें ऐसा है कि अगर सपोज कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कल को रिजाइन कर दिए या गवर्नमेंट गिर गई तो बाकी सारे मिनिस्टर्स भी अपने आप उनकी जो है ये पोस्ट चली जाएगी, जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है। एंड दैट मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेशन। सो जो भी कोई भी अगर मिनिस्टर बनता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी न किसी लेजिस्लेचर से, चाहे अपर हाउस या लोअर हाउस में, वो 6 महीने के अंदर जो है उसको टाइम पीरियड दिया रहता है, उसके बीच में वहाँ का उसको मेंबर हो जाना है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल है उसमें ये फीचर नहीं है, उसमें जो नॉन मेंबर हैं वो भी जो है मिनिस्टर बन सकते हैं। एंड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। स्टेट्स में जो है चीफ मिनिस्टर जो है लीडर होता है गवर्नमेंट का, और सिमिलरली जो है जो सेंटर है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का लीडर होता है। एंड डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। हर 5 साल में जो लोअर हाउस है, मतलब कि जो हमारी लोकसभा है और स्टेट्स में विधानसभा है, वो डिजॉल्व हो जाती है और री इलेक्शन होता है। सो नाउ द पॉइंट नंबर 6 इज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की जो डॉक्ट्रिन है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड है, बिकॉज द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैविंग पावर टू मेक एनी चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन डू एनीथिंग। and the principle of judicial supremacy, it is related to American Constitution. In that case, that American judiciary has power that they can stop that legislature to make a law against the rights of citizen.
मतलब कि वो कुछ भी अगर लोगों के राइट्स के अगेंस्ट अगर कुछ भी लॉ बनता है तो उनके जो जुडिशरी है वो उसको नल एंड वाइड कर सकती है। इंडिया में जो है ये इन दोनों चीज़ों का एक सिंथेसिस दिया हुआ है। जो इंडिया की जुडिशरी उसको रिव्यू की पावर है, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर, उसके बेस पे अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट पास करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वो डिक्लेयर कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड इन अदर हैंड पार्लियामेंट हैविंग the power to amend the major portion of Indian constitution, so they can make a lot of changes in the constitution. So this is the point number 6. Now point number 7 is integrated and independent judiciary. Earlier we have seen that integrated means कि जो लोअर कोर्ट से अप्लाई किया कोई भी केस चल रहा है तो वो हायर कोर्ट में जा रहा है थ्रू प्रॉपर चैनल, लाइक कि फ्रॉम lower court to high court to supreme court. And similarly, if supreme court will pass some directive, it will come to high court and it will be equally applicable to all the courts in India. So this is integrated. And independent means ki there are provisions which provides the independency of judiciary. So जो supreme court है, it is a federal court and highest court of appeal, and it is the guarantor of fundamental rights and guardian of constitution. एंड सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इज इन्फोर्सबल फॉर बोथ सेंटर लॉ एंड स्टेट लॉ। एक ही कोर्ट है जहाँ पे दोनों लॉ जो है यूज इंटरप्रेट किया जाता है, उसके हिसाब से सुनवाई होती है। एंड इधर जो है कुछ फीचर्स दिए हुए हैं उसके जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को एश्योर करते हैं कि इससे जो है जुडिशरी इनकी इंडिपेंडेंसी बनी रहेगी, वो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फिक्स सर्विस कंडीशन ऑफ जजेस एंड एक्सपेंसेज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी कोर्ट की जो भी एक्सपेंसेज होते हैं, जो सैलरीज वगैरह होती है, वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जाती है। और इसका मतलब ये है कि उस पर वोटिंग नहीं हो सकती है अपर हाउस या लोअर हाउस में। एंड देन बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, जजेस कांट डू एनी प्रैक्टिस आफ्टर देयर रिटायरमेंट। एंड नेक्स्ट इज़ पावर टू पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट। अगर कोई जो है कोर्ट के कोई भी डायरेक्टिव उसकी अवहेलना करता है तो फिर उसको जो है कोर्ट को पावर होती है वो उसको पनिश कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट और फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम। एंड द नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। दैट इंडिया में जो है जो जुडिशियल बॉडी है वो सेपरेट है, उसके वर्क अलग डिफाइंड है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो जुडिशरी है उनके अलग हैं और एग्जीक्यूटिव के अलग पावर्स दिए हुए हैं। दोनों एक दूसरे के जो वर्क स्पेयर है उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेज इन लेजिस्लेचर। अगर कोई जजमेंट सपोज कोर्ट पास करती है तो उसके बेस पे डिस्कशन नहीं हो सकता है पार्लियामेंट में, ये जो है इसको और इंडिपेंडेंट बनाता है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8 जो फंडामेंटल राइट्स है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, उसके पीछे जो आइडिया है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का, जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन्स। सो दीज राइट्स आर हियर गिवन। सो राइट टू इक्वलिटी, इट इज़ बिटवीन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, right to freedom of religion is from article 25 to 28, cultural and educational rights of minority is from article 29 to 30, and right to constitutional remedies is given in article 32. So these are fundamental rights, and for implementation of these fundamental rights, दैट द एग्रीव्ड पर्सन जिसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स की हानि हुई है, दे कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। और ये फंडामेंटल राइट्स जो है एक लिमिटेशन क्रिएट करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि वो आर्बिट्रली कोई भी लॉ नहीं बनाए, कोई भी ऐसे एक्ट ना बनाए जिससे जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकें। और दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल मीन्स कि इसको आप कोर्ट में जो है कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसमें हम इसको चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट अपना डायरेक्टिव दे सकता है इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो दिस इज कॉल्ड जस्टिसिएबल एंड पर्सन डायरेक्टली कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट।
द पॉइंट नंबर 9 इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट पॉलिसी बनाने में जो है उसको डायरेक्टिव्स हैं जिसको जो है फॉलो करना चाहिए स्टेट को। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, DPSP is a novel feature of Constitution. It is enumerated in Part 4 and can be classified in 3 categories. So these 3 categories are socialistic, Gandhian and liberal intellectual. तो इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सो DPSP is meant for promoting the idea of सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ये सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करता है एंड ये एक वेलफेयर स्टेट की भावना के साथ बना हुआ है कि स्टेट जो है वो हर किसी का, जो पिछड़े लोग हैं वो चाहे सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, उनका भी ख्याल रखेगा। एंड दैट वन फीचर इज़ हियर दैट DPSP is not justiciable in nature and it can be enforceable by court for their violation। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय लोगों का ये मानना था कि अभी हम इस लायक नहीं है, हमारा जो देश है वो इस कंडीशन में नहीं है कि ये सारी चीज़ें भी यहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सके। एंड व्हेन द टाइम देयर विल बी अ टाइम व्हेन द टाइम विल कम, दीज थिंग्स विल मूव ऑन टू फंडामेंटल राइट्स। लाइक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो DPSP से मूव की गई हैं फंडामेंटल राइट में, जैसे राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया है। इट वाज अर्लियर इन DPSP। तो ये है कि DPSP की जो चीज़ें हैं उसको जब रूल बनेगा, लॉ बनेगा तो उसको ध्यान में रखना है, लेकिन कोई ये कंपलसरी जैसा नहीं है कि ध्यान में रखना ही है। और अगर इसका वायलेशन होता है, कुछ अगेंस्ट हो जाते हैं, अगर सेंटर जाता है या स्टेट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आदमी कोर्ट जाके उसके बाद ये बोले कि भाई नहीं हमको हमारा ये राइट्स वायलेट हुआ है, तो कोर्ट जाने का इसमें नहीं है। लाइक फंडामेंटल राइट्स यू कैन गो डायरेक्टली टू कोर्ट। And constitutional itself declare these as principle or fundamental in governance of the country, and it shall be the duty of state to apply while making the law। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला है कि जब भी लॉ बनाएंगे तो उसको ध्यान में रखना है, बिकॉज दीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। द पॉइंट नंबर 10 इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी 1975 टू 77 के बीच लगी थी तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड करने का। तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें इसको इंक्लूड किया गया। एंड 86th अमेंडमेंट में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड किया गया। तो पार्ट 4A जो है या आर्टिकल 15A है इसका, इसमें जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। वो ड्यूटीज़ जो है ये इंडिया को एक जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ये है कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, दे हैव टू रिस्पेक्ट देम, they have to respect the nation and they have to protect the sovereignty, unity and integrity of the nation, and they have to promote scientific temperament, they have to respect women. These things are given in fundamental duties. So these are also non-justiciable in nature। अगर कोई अगर नहीं फॉलो करता है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ कोर्ट जाया जा सके। बट देयर आर फ्यू रूल्स मेड टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इंडिविजुअली। इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कई सारे ऐसे एक्ट बने हुए हैं जिसके हिसाब से इन ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 11 इज़ ए सेकुलर स्टेट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर ए सेकुलर स्टेट। इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें जो सेकुलरिज्म है दैट इज़ ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स क्या है कि जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है मीन्स इंडिया विल सी ऑल द रीजन विथ सेम वे। मीन्स कि स्टेट विल नॉट मेक एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन बट इट विल टेक केयर ऑफ एवरीवन। बट in that western countries that concept is different, means state will not interfere in these matters, state will not interfere in religious matter, and that is their personal intercourse. So that is the difference.
In Indian Constitution earlier there was nowhere mentioned that secular word, but in 42nd Amendment that secular word was included in preamble. And there इसके अलावा लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी पहले से ही जो वो ये इम्प्लिसिट था कि इंडिया इज ए सेकुलर नेशन, जो आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 44 ये जो आर्टिकल्स थे इसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड थी वो इंडिया के फीचर्स को इस तरह से बनाती थी कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। ये हर किसी के हर रिलीजियस कम्युनिटी के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई हैं चीज़ें। एंड पॉइंट नंबर 12 इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इंडिया में हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है एंड बेसिस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इट इज़ द बेसिस फॉर दिस। एंड एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन 18 years हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। हर किसी को वोट देने का अधिकार है। पहले जो है ये था 21 years, 1989 में इसको चेंज करके कर दिया गया जो है 18 years। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में किया गया। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है मतलब कि यूनिवर्सली जो हर किसी को ये वोट देने का राइट्स है, ये एक डेमोक्रेसी को बहुत ब्रॉड बेस बनाता है and it enhances the self-respect and prestige of every common people, uphold the principle of equality, enables minority to protect their interest and open up new hopes and visas for weaker section. So next point is single citizenship. वैसे इंडिया का जो पॉलिटी नेचर है वो फेडरल है कुछ टर्म में, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर भी इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप भी प्रोवाइड किया जाता है इस सिटीजन को। और वो दैट सिटीजन हैविंग द राइट्स टू इट्स स्टे एनी वेयर इन द नेशन, दे कैन लिव एनी वेयर इन द कंट्री, और वो हर जगह अपने सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को एंजॉय कर सकता है। अगर हम बिहार में रहते हैं तो वहाँ पे भी हम अपने वोट दे सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे जाके घर खरीद के रह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम तमिलनाडु में भी जाएँ तो रह सकते हैं, हमको कोई दूसरे परमिशन या सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक फ्यू एरियाज विच इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर आर फ्यू ट्राइबल एरियाज, दोज आर रिस्ट्रिक्टेड, बट ऑल अदर प्लेसेस इट इज़ applicable equally. And now next point is independent body. So there are election commission which is independent from other machineries to ensure the free and fair election, comptroller and auditor general which audits the accounts of India and center and states. So it also having so many independent power. And UPSC and state public service commissions to conduct the examination for all India services and state services. So these are few independent bodies which is given in Indian Constitution, they having constitutional powers. And along with this, the Indian Constitution ensures that these body enjoy their independence. How they ensure that they provide the security of tenure, fixed service conditions, एक्सपेंसेज बिंग चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लगे कि वो चीज़ों को किसी को सस्पेंड कर दे अपनी मर्जी से या फिर उसका टेन्योर कम कर दे, तो ऐसा नहीं है। दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन सम पावर टू देम सो दैट देयर राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड एंड दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज emergency provision. So emergency provision means ki if there is some emergency in the nation, so how the nation will deal. So for that, so the purpose of this emergency provision is to protect the sovereignty, unity and integrity and security of the nation. So there are three types of emergency. These are the national emergency on the ground of war or external aggression or armed rebellion. So Article 352 deals with this. That is state emergency. It is called as president rule or ground on the failure of constitutional machinery in the states, जिसको बोलते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है जब वहाँ की गवर्नमेंट जो है सक्षम नहीं होती है, किसी को मेजॉरिटी नहीं रहती है, in that case. And other thing is when that
state government fail to comply with the direction of center. That time also the center can impose a state emergency. It is given in article 365. And the next is financial emergency. On the ground of threat of financial stability or of the credit of India, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा, तो फिर आर्टिकल 360 में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ 3-tier गवर्नमेंट. तो ये 3-tier गवर्नमेंट जो था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो ये सिस्टम नहीं था, ओनली 2-tier था, मीन्स कि सेंटर था और स्टेट था. तो जो 3rd tier है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इट इज़ यूनिक फीचर, वी कांट फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो दैट इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था ये. एंड दैट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट included that schedule 11 also in the constitution, and it is related to panchayats, rural and local government in panchayats, rural and local government. And the 74th amendment, it is related to municipalities for urban local government, and it also included that schedule 12 in constitution. So these were the important features of the Indian Constitution which make the Indian Constitution very unique in nature and spirit. So we can summarize here all the things again. Here all the 16 points are given, and I hope I have discussed and covered all the major things related to these. If you having any doubt, you can ask in comment section. So friends, thank you for watching the video. I hope I would have helped you in some way. Please like and share this video with your colleagues and subscribe our channel if you are new here. Thank you.